हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्टडी अड्डा चैनल में स्वागत है। और मैं विपिन कुमार आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाऊंगा आज से। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आपका पहला चैप्टर रियल नंबर है। एज यू ऑल नो, योर फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर एंड आई विल ट्राई इट बाइलिंगुअल। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश, दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी। सो आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। बट रियल नंबर को प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा। जैसे कि आपका पहला हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल आर काउंटिंग नंबर्स आर इनलिस्टेड इन ए नेचुरल नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस गोज ऑन। जहां तक आप काउंट कर सको, ये सारे आपके नेचुरल नंबर हैं। और जैसे ही इस बुके में हम लोग 0 ऐड कर देते हैं, ये लिस्ट आपका होल नंबर का हो जाता है। ठीक है, होल नंबर के लिए बस ये 1, 2, 3, 4 वाले जो काउंटिंग नंबर का आपका लिस्ट था, इसमें आपको 0 ऐड करना है, तो ये आपका होल नंबर का बकेट हो जाएगा। दैट्स ओके। अब आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बेसिक्स का है, वो है इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? फ्रेंड्स, ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस इसमें अलग क्या करना है आप लोगों को, ये सारे नंबर्स रहेंगे, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों का पैकेज रहेगा। बट जो नेचुरल नंबर है उनके निगेटिव काउंटर पार्ट्स भी यहाँ रहेंगे। जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 25, 79, this goes on in both the directions. We can proceed towards infinity in positive direction and we can proceed towards infinity in negative direction. Minus whatever you say, this sign belongs to infinity. Plus infinity, minus infinity, इन दोनों के बीच आपका इंटीजर बिलोंग करता है। ये हो गया आपका इंटीजर। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आपका हो गया प्राइम। प्राइम नंबर क्या है? ओके, प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। पहला होगा 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकेंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसीडर 2, it has 2 factors, 1 and 2. Also I want to discuss about factor. What is factor? फैक्टर कुछ भी नहीं है। फैक्टर क्या होता है, आप जिस किसी भी नंबर से इस 2 में डिवाइड करो तो आपका जो कोसेंट है, यानी कि आपका जो भागफल है, वो सिर्फ क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। कहने को तो आप ये भी कह सकते हो कि सर 0.5 से डिवाइड कर सकते हैं 2 को 4 टाइम्स, है ना। बट ये आपका जो है आपका फैक्टर नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फैक्टर हमेशा इंटीजर होना चाहिए और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज आपका कंपोजिट नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं 0 को छोड़ के, ठीक है, 0 और 1 को अलग करके रखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ने के दौरान। ठीक है, ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। एक तो ये कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के वक्त हमने क्या कहा था, जिस नंबर के 2 फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल 2 और 3, इसके थे 1, 2 और 1, 3, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, वो होंगे कंपोजिट नंबर, तभी तो वो प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आएगा ना। सिंपल है। तो जितने भी काउंटिंग लिस्ट में 0 और 1 के अलावा जितने भी नंबर हैं, उनमें से जब प्राइम नंबर्स को रिड्यूस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका कंपोजिट नंबर का सेट आ जाएगा। ठीक है, और कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि जिस नंबर के द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका हो गया 4 का क्या क्या लिख सकते हैं हम, 1, 2 एंड 4। 6 ले लो आप, 1, 2, 3, 6, है ना। दिस लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं जिनका HCF 1 हो। ठीक है, आप कहोगे कि अब सर HCF तो आपने बताया नहीं, तो आप लोग सब जानते हो कि HCF सब ने पढ़ा है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो सब जानते हैं। HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ओके। और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए HCF क्या हो जाएगा, मौसम, महत्तम समापवर्तक। फैक्टर को हिंदी में समापवर्तक भी कहते हैं। और जो इसका दूसरा पार्ट है जो LCM के लिए पढ़ते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल का हिंदी होता है समापवर्ती। अपवर्ती और समापवर्ती जो हो जाता है वो कॉमन के केस में हो जाता है समअपवर्ती, ठीक है। बट मल्टीपल का हिंदी होता है अपवर्ती और फैक्टर का हिंदी होता है अपवर्तक। आप सब जानते होंगे, 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा सबने, ठीक है। वैसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनका HCF या मौसो एक हो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे आप खुद देखो 2, 3, इन दोनों का HCF क्या होगा, 1। नथिंग इज कॉमन अदर देन 1 इन दिस टू, इस दिस पेयर ऑफ नंबर, ओके। लेट्स कंसीडर 5, 7, 11, 13. All these set are co-prime number set. Is that clear? So अगर आपके काम के लायक इसमें कुछ बेसिक है तो आप इसको नोट कर लीजिए। 2 मिनट के लिए हम वीडियो पॉज करेंगे, यहां आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मैं इसको वाइप कर रहा हूं। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स एक चीज और है आपके बेसिक्स में, जो है कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए मैं क्या बताना चाहूंगा, एनी नंबर, जो कि कॉपी पेस्ट डेफिनेशन है, आप सब जानते हैं। एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, that is what we call rational number. Clear? Any number which is in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, दिस इज वॉट वी कॉल रेशनल नंबर। कोई भी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में हो और वहां जो उसका डिनोमिनेटर या जिसको आप हिंदी में हर कहते हैं, अंश p हो, हर q हो और q 0 के बराबर ना हो, उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो सब जानते हैं। डेफिनेशन अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पीछे की तरफ बैक करके आप नोट कर सकते हैं। और इस नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जब q 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो आपके लिए इतना जानना बस जरूरी है कि जब ये डिनोमिनेटर में या हर में q 0 हो जाएगा तो ये नंबर ऑटोमेटिकली इंफिनिटी के फॉर्म में चली जाती है। जैसे 1/0 जो है इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। इसलिए बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, बट कि अगर 0 ऊपर हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। 0/1 इज इक्वल टू 0, बट 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ध्यान रखिएगा इन बातों को, इनकी वजह से बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है। इनके अलावा जो बच गया आपका वो इरेशनल नंबर हो जाता है। एक चीज और जो आप लोग जानते होंगे या फिर आगे मैं बताऊंगा, बट मैं अभी हिंट दे रहा बस, कि रेशनल नंबर जो होता है, जैसे कि आप 4/2 लिखते हैं, 4/2, 4 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2। दिस प्रोसेस, जैसे 2 से 4 पूरा कट गया, 2 आ गया यहां पे, 2 हैज टर्मिनेटेड 4/2। तो जितने भी नंबर या फ्रैक्शन जो भी टर्मिनेट कर जाएंगे वो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और जो नहीं टर्मिनेट करेंगे तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग इन द सेंस, जैसे हम लिखते हैं ना कि 2/3 है ना, इसका हम क्या लिखते हैं, 0.66666, दिस लिस्ट गोज ऑन, है ना। तो यहां पे ये रिपीट कर रहा है ना, ये 6 रिपीट करना शुरू हो जाता है। तो बचपन में हम लोग को सिखाया जाता है, वी जस्ट वाइप दिस 6 and approximate it by 7, है ना।
तो ये वही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वही चीज है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जितने भी होंगे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है इतना? यहां तक आपका सारा बेसिक्स था, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जो कि 10th क्लास का हो। ये आप लोगों ने 10th में एडमिशन लेने से पहले ही जितनी भी मैथ्स पढ़ी है उसमें आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए, अदरवाइज या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो यहां पे 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। तो यहां तक आप लोगों के लिए ये फ्लैशबैक था जो कि पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था, वहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है। अब मैं अब जो ऐड करने जा रहा हूं वो आपके 10th के एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, जो कि आपको इस क्लास में नए सिलेबस के तौर पे पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहली चीज जो आप लोगों को पढ़नी है इसमें यहां पे ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको बताने के लिए मैं पहले आपको लेमा और एल्गोरिदम में फर्क बताना चाहूंगा। ये दो चीजें जो बार बार जिक्र होगी आपकी इस चैप्टर में, तो लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, जो कि आप लोग आराम से देख या पढ़ सकते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए अभी 2 मिनट के लिए, पेन कॉपी इधर उधर करके। ठीक है, उसमें लिखा क्या हुआ है कि an algorithm is a series of well defined steps which gives a procedure for solving a type of problem, while a lemma is a proven statement used for proving another statement। चलिए, ये तो 2 लाइंस है जो लिखी हुई है आपके पेज नंबर आई गेस 4 में आई गेस लिखी हुई है शायद, राइट? 4 में लिखी हुई है। चलिए, मैंने कहा कि लेमा क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज 8 into 2 16 होता है, एज वी नो, बचपन से हम लोगों ने सब लोगों ने टेबल सीखा है। 2 8 2 16 2, ठीक है, 8 2s are, एक्चुअली इसको हम लोग ना गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, 8 2 16 नहीं होता, 8 2s are। जब 2 को 8 बार जोड़ेंगे तो 16 होगा, ये कहना चाहते हैं, या फिर 8 को जो 2 बार जोड़ेंगे तो 16 होगा। दैट इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन मींस। ठीक है, तो इसका यूज हम जहां भी मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, ये वेल नोन फैक्ट है कि 8 को 2 बार जोड़ेंगे या 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, इसका यूज करते हैं ना। तो ये आपका हो गया लेमा। ठीक है, और जब इसका आप किसी दूसरे जगह यूज करके जब सॉल्व करते हैं, वो जगह हो जाती है आपके लिए एल्गोरिदम। क्लियर है? ठीक है, इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, इतना काफी है कि लेमा और एल्गोरिदम में ये डिफरेंस है कि जो आपका प्रूवन स्टेटमेंट है वो हो गया आपका लेमा, और उस प्रूवन स्टेटमेंट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो हो गया आपका एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अगर कोई आपका जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा भी होगा, जैसे थ्योरम 1.1 करके, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सपोज दैट a एंड b, इनके बीच हम ऐसे रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r शुड बी greater than or equal to 0, r should be greater than equal to 0 and less than b, right? अभी मैं बताता हूं आप लोगों को, ये लग रहा होगा कि मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बचपन से हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा है, एवरीवन हैज रेड
division, how to divide, that is what I am telling you right now. For example, let's take 16 and we divide it by 4. 4 4 जा 16 हो गया. क्रॉस की जगह अभी हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 लिखते हैं. दैट इज व्हाट एक्चुअली क्रॉस मीन्स, है ना. तो यहां पे हम a की जगह क्या रख लेते हैं, 16 रखते हैं. ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर मैंने यहां लिया ना, 16 और 4, 16 और 4. b की जगह 4 और q की जगह ये वैल्यू रखते हैं, ये आपका जो कोसेंट था, है ना. और r की जगह हमारे पास यहां रिमाइंडर 0 बचा है, 0 रखते हैं, है ना. तो थ्योरम आपका ये कहता है कि जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करोगे तो उन दोनों के बीच आप हमेशा ये रिलेशन आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना, कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर q विल बी द कोसेंट, r will be remainder if it comes, if it occurs, or otherwise it will be 0, and a and b are both are integers through which we are trying to establish a relation. ठीक है, ये आपका लेमा है. ठीक है, a is equal to bq plus r where r will be greater than 0 or equal to 0 and less than b. ये आपका लेमा है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो आप चेक भी कर सकते हो किसी भी दो नंबर के लिए. ठीक है, और इसके थ्रू हमको पढ़ना क्या है, एचसीएफ निकालना. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू, इसके एप्लीकेटिव प्रॉब्लम के थ्रू के फॉर्म में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जगह यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हो जाएगा और उस एल्गोरिदम की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और अदरवाइज आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में ये थ्योरम 1.1 करके लिखा भी हुआ है, बस आप समझने की कोशिश कीजिए. मैं कुछ भी अलग नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को एनसीईआरटी से. एनीथिंग दैट हैज बीन रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक आई एम टीचिंग यू जस्ट दैट. ओके, आई एम वाइपिंग इट. मैंने अभी क्या पढ़ा है आप लोगों को, जैसे 482 एक नंबर है एंड 45 एक नंबर है. ठीक है, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, जैसे 482 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया a और b क्या है आपका 45. अगर हम इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा, 45 10 टाइम्स 450 32 बच जाएगा. ये 32 यहां ये 0 से बड़ा है ना, इक्वल टू नहीं है इसलिए लिखना जरूरी नहीं है. और जो आपका डिवाइडर है यहाँ पे 45 उससे छोटा है ना. ये आपका लेमा हो गया. अब इसके हेल्प से हम एचसीएफ निकालने की स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे. दैट इज व्हाट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, कैसे वो देखते हैं. ठीक है, तो यही एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे हम लिखा हुआ है ना 482 एंड 45. ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू जो हमने ये एक स्टेटमेंट निकाला, इसमें हमें तब तक ये स्टेप ट्राई करते रहना है जब तक कि ये जो रिमाइंडर है आपका, ये जो r का वैल्यू है वो 0 ना आ जाए. क्लियर, ये वाला प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक कि आपके रिमाइंडर का वैल्यू या r का वैल्यू जो आपके लेमा के थ्रू स्टेटमेंट आया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू 0 ना आ जाए. ठीक है, आप कहोगे सर यहां तो आपको पता था कि 482 और 45 है, अगला a और b कौन सा होगा, तो अगला a और b आपका होगा ये 45. ये जो आपका b था वो आपका a बन जाएगा और ये जो आपका r था वो आपका b बन जाएगा. ओके, आई विल शो यू कैसे होगा ये. जैसे 45 अगला ले लिया हमने. ठीक है, अब 32 यहां आ जाएगा, तो 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करके हम यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नहीं पॉसिबल है, तो 1 टाइम्स कितना बच जाएगा 13, है ना. स्टिल r इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. ये तब तक ट्राई करना है जब तक r 0 के बराबर नहीं हो जाता आपका. ट्राई एंड एरर मेथड इसको कह सकते हैं आप. नेक्स्ट स्टेप आप ले लो, फिर क्या आ जाएगा आपका 32 यहां आ जाएगा, यहां 13 आ जाएगा. 13 2 टाइम्स 26 प्लस 6, है ना.
फिर क्या हो जाएगा, यहां भी फिर से आपका R 0 नहीं आया है ना। अगला स्टेप हम फिर ले लेंगे, यहाँ पे 13 ले लेंगे, यहाँ 6 ले लेंगे, यहाँ ट्वाइस आ जाएगा +1, फिर कम 6, यहां भी R आपका 0 नहीं आ रहा, 1 × 6 + 0, फाइनली यहां R आपका 0 के बराबर आ गया। तो जो आपका ये B है, हमेशा याद रखिएगा, ये B, ये आपका ये जो 1 है वो इस इक्वेशन का मतलब इस दोनों पेयर का HCF होगा, जो यहां जब R 0 आए, ठीक है, लास्ट स्टेप में जब ट्रायल एंड एरर से जब आप हिट करोगे तो लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर का या R का वैल्यू 0 आ जाए, तब यहां B के जगह जो होगा वो आपका इस दोनों का HCF होगा। इज दैट क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर आपको दोबारा एक बार अगर कुछ चेक करना है तो वो चेक कीजिए, ठीक है। फिर हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, ओके, देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं अब एक दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं जो आपकी बुक से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है आपका पहला एग्जाम्पल ही है, जैसे 4052 एंड 12576, राइट। यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। क्या था? 4052 एंड 12576। This is what has been given in your example 1 of real number chapter 1, ठीक है। इसका हमें HCF निकालना है। We have to find the HCF of these two using Euclid's division algorithm, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जैसे देखते हैं। एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, A की वैल्यू हमेशा B से ग्रेटर होगी, ठीक है। This will help you in choosing which number you should put in place of A and which number you should put in place of B. There should be no error in that. Otherwise, you cannot divide smaller number by greater number. I mean, smaller number by greater number. Okay? क्योंकि अभी यहां तो पता चल रहा है एक डिजिट इसमें ज्यादा है तो ऑब्वियसली यही नंबर बड़ा है, बट जब पैरेलल नंबर हो जैसे 252, 257 होगा या ऐसा कुछ, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 4052 की जगह रखेंगे यहां इसको, ठीक है। अब इसको देखिए, 3 टाइम्स से ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इंटू 3। ये 3 टाइम्स डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 1 12 156, ठीक है। 0 2 4, राइट, यही बचा ना। तो यहां लिख लेंगे 420, ठीक है। तो मैं आपको ये आई होप ये सब आप लोग ये खुद से कर सकते हो। ये डिवाइड में ये बाड़ी से ये सारा मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप खुद भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहां फिर 4052, उसके बाद 420 आएगा आपका यहाँ पे इंटू 9 प्लस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो ये बच जाएगा वो फिर 272 हो जाएगा। फिर आप 420 को यहां लोगे, फिर 272 को यहां लोगे, ये 1 टाइम जाएगा, कितना बच जाएगा आपका? 8 4 एंड 1, राइट। फिर आप 272 को यहां लोगे, फिर 148 को B की जगह लोगे, फिर भी ये भी 1 टाइम जाएगा, है ना। फिर आपके पास क्या बच जाएगा ये इधर R की जगह पे? 12 - 8 4, 6 - 4 2 एंड 1, राइट। उसके बाद आप 148 की जगह यहां लोगे, फिर 124 आ जाएगा यहाँ, ये भी 1 टाइम जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर 124 की जगह आप यहां लोगे, क्या आ जाएगा आपका? 24 × 5 4, और 24 इज इक्वल टू 4 × 6 टाइम्स जाएगा। तो हो गया फाइनली आपका R 0 के बराबर यहां आ गया। और जैसे ही R 0 के बराबर यहां आ गया तो जो B की जगह होगा, यानी कि ये 4, ये आपके इस दोनों नंबर का HCF होगा,
ठीक है, HCF ऑफ दीज टू नंबर्स वुड बी 4 by Euclid's division algorithm. This is what you have to do to find the HCF of any two positive integers by Euclid's division algorithm. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या फिर दोबारा से आपको देखना है तो देखिए। ठीक है, तो मैं इसको वाइप करता हूं। चलिए, आपके बुक में एक और एग्जाम्पल है जो सेकंड नंबर एग्जाम्पल है। उस क्वेश्चन को पहले पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ये आपको प्रूव करना है कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा और जो आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, राइट। यही क्वेश्चन है ना, फिर q इज सम इंटीजर। ये हमेशा ध्यान रहे, ये इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि कोई पॉजिटिव नंबर है a, ठीक है। लेट्स से एनी पॉजिटिव नंबर इज a, ओके, एंड we have been given here we have to prove even number is 2q and odd number is 2q plus 1, यही दो के फॉर्म में होगा आपका, राइट। and we decide b as 2, right। तो what I have taught you is Euclid's division lemma is a is equal to bq plus r where r should be greater than equal to 0 and less than b। तो इस केस में अगर हम b2 कंसीडर कर रहे हैं तो r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है आपका, 0 1, है ना। तो a के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2q प्लस 0 दैट इज 2q और 2q प्लस 1, राइट। ये दो चीजें ही लिख सकते हैं ना a के लिए, जब कोई हमने नंबर कंसीडर किया a और b मैंने मान लिया 2, ठीक है। तो 2 से जब हमने a में डिवाइड किया तो कोई इंटीजर आया q, b की वैल्यू यहां पे q आई, ठीक है। सॉरी, b की वैल्यू नहीं आई, जो कोसेंट आया वो q आया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2q प्लस 0 2q। और दूसरा केस क्या होगा, जब आपका रिमाइंडर 1 होगा। आप लोग सब जानते हो कि जब किसी नंबर में 5 से ही सपोज करो डिवाइड करेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है रिमाइंडर की, 0 1 2 3 4 5 तो नहीं आ सकता ना। अगर 5 आता तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाता है, एक्स्ट्रा 1 टाइम। अगर 5 5 या 25 हो रहा है, वहां अगर 5 रिमाइंडर बच रहा है मींस वो नंबर 30 है, 5 6 या 30 हो जाएगा। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर के। तो इस केस में जब आपका कोई नंबर a है जिसको आप 2 से डिवाइड करने वाले हो तो यही दो पॉसिबिलिटीज बचती है, 0 और 1 रिमाइंडर होने की। तो एक इसी दो फॉर्म में आएगा ना, है ना। और हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो 2q है वो 2 से डिविजिबल है ना। तो इन केस अगर ये 2q 2 से डिविजिबल है तो ये आपका इवन हो गया। और अगर यहाँ कोई इवन नंबर ही है लेकिन उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, जैसे कोई इवन नंबर है 4, उसमें हमने 1 ऐड किया तो क्या हो गया 5। Whenever we add 1 to any even number, after that it becomes an odd number. You check it. 4 plus 1 5. Is it divisible by 2? No. 7 plus 6 plus 1 7. Is it divisible by 2? No. It's an odd number. Don't you see? Okay. तो ये आपका प्रूव हो गया, है ना। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके अपने ही बुक में,
जो आपको सॉल्व करने हैं। मैं एक डाउट क्लास भी लूंगा, आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके डाउट में है। इस एक्सरसाइज 1.1 में यही दो चीजें आपको यूज करनी है, ठीक है। चाहे तो इस तरह के सवाल आएंगे कि कोई भी नंबर है उसका ये और ये फॉर्म होना है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे ये दे देता कि कोई भी नंबर है, ठीक है, वो 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में है और इसको ऑड प्रूव करना है ना, दे सकता है ना। तो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब यहाँ पे ये आप B4 को कंसीडर कर लेना, Q बचा हुआ है ना। तो जब 4B की जगह 4 आएगा तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 0 1 2 3 यही 4 हो सकते हैं ना, रिमाइंडर बस यही 4 हो सकते हैं, राइट। तो वहां पे क्या नंबर बनेगा आपका, एक मिनट मैं इसको जरा वाइप कर लूं, मुझे लिखने में आसानी होगी। इस केस में आपका नंबर क्या बनेगा, a इज इक्वल टू जैसे 4q+0, 4q+1, 4q+2, 4q+3 है ना। 4q 2 से डिविजिबल है, ये इवन हो गया। 4q+1 ये 2 से डिविजिबल था, ये इवन था, उसमें एक ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। तो ये इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। जो मैं आपको ओरली बोल रहा हूं वो आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो। सिंस 4q is divisible by 2, it's an even number, and 4q is divisible by 2, it's an even number, and when we will add 1 to 4q, it becomes an odd number. आप ऐसे भी देख रहे थे ना, अभी मैंने बताया ना, जैसे 2 था +1 किया तो ये एक ऑड नंबर बन गया ना। 17 है, अगर कोई ऑड नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको ये बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू प्रूव 4q+1 and 4q+3 are odd numbers, show it by Euclid's division algorithm. This is what you have to do. Just write this is very peculiar thing. You must write it down. That if we divide some number by 4, there are only 4 possibilities, 4 probabilities. Not probabilities, 4 possibilities of remainder. So Euclid's division algorithm के हेल्प से मैंने आपको बताया था कि A is equal to BQ+R where R is greater than equal to 0 or less than B, ठीक है। तो इसके हेल्प से ना HCF निकाला जाता है। वो तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि कैसे दिया रहेगा कि कोई क्वेश्चन इस इक्वेशन के फॉर्म में या इस पर्टिकुलर मोनोमियल के फॉर्म में रहे तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज के ही टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, विल राइट इट डाउन, 6q+3 और 6q+5, ये 3 फॉर्म आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वेयर q इज सब इंटीजर, ये तीनों ऑड होंगे जो आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, लिखेंगे लेट्स से देयर इज पॉजिटिव इंटीजर a वेयर a इज इक्वल टू 6q+0, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर इस नंबर में हम, ये पॉसिबिलिटी है ना कि कोई भी नंबर कंसीडर करेंगे तो या तो वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो हम सारे केस यहाँ पे देखेंगे। जैसे 6q+0 होगा पहला केस आपका, ठीक है। इस केस में जो आपका नंबर a था वो q कोसेंट के साथ कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है एक और आपके पास रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं 6q+1, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर, ये जो b है आपका, अगर 6 है, यहाँ पे ये जो b है अगर आपका 6 है तो 5 यहाँ पे 6 केसेस बनेंगे आपके रिमाइंडर के। ये क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, है ना। क्योंकि आपने खुद लिखा है ना यहाँ कि r जो है या तो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन क्या b से छोटा होगा, जो कि b आपका 6 है यहाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका दूसरा केस आपका ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा केस देख लीजिए। जैसे a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 6q+2, है ना। इसी तरह से आप लिख सकते हो ना, 3 वाला एक केस होगा, 4 वाला एक केस होगा, 5 वाला एक केस होगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको कह क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो 3 नंबर है ये ऑड होंगे, ठीक है।
तो कोई भी नंबर ऑड है या इवन ये कैसे डिसाइड करते हैं? अगर वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वो आपका इवन हो गया, और 2 से अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो ऑड हो गया। तो जो आपका ये 6q + 0 यानी कि 6q वाला केस है, ये 6q वाला केस है, इसमें ये 6q 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना, तो ये तो इवन हो गया, इसके बारे में पूछ भी नहीं रहा, डिस्कस ही नहीं करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी इवन नंबर में कोई भी ऑड नंबर ऐड करते हैं तो आपका जो मिलता है वो ऑड नंबर है। जैसे 2 में अगर 3 ऐड किया 5 ऑड नंबर है, 6 में अगर 7 ऐड किया 13 ऑड नंबर है। इन द सेम वे यहाँ पे ए में आप जब यहाँ पे ए आपका जो 6q है उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो ये ऑड जाएगा। इन द सेम मैनर अगर इवन में इवन ऐड करते हैं तो वो इवन ही रह जाता है, 2 + 2 4, ये इवन हो गया आपका। फिर से ये 3 वाला है ये ऑड हो जाएगा, ये 4 वाला ये इवन हो जाएगा, और ये 5 6q + 5 जब a की वैल्यू होगी 6q + 5 तो वो ऑड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये आपके जो 3 नंबर आएंगे वो ऑड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आई गेस सारे क्वेश्चन आपसे बन भी जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे हमें मैसेज कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को भी लेंगे। एक हम प्रॉब्लम सेशन लेंगे, जैसे ही आपका रियल नंबर का जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको आपके उस क्वेश्चन को भी, आपके उस क्वेरी को भी डील करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।